नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा पर। काफी व्यस्त दौरा था ये, 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच। सिर्फ 8 दिन और 5 देश, अफ्रीका, कैरेबियन, लैटिन अमेरिका। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ समाचार लेख हैं जो इस दौरे को कवर करते हैं। तो समझना क्या है हमें, इस दौरे की मुख्य बातें क्या रहीं, कुछ दौरे तो दशकों में पहली बार हुए तो उनका क्या महत्व है, और भारत के रणनीतिक लक्ष्य क्या दिखते हैं इससे। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं घाना से। 2-3 जुलाई। दिलचस्प बात यह है कि 30 साल से ज्यादा हो गए थे किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी घाना की। हाँ, 30 साल। ये काफी लंबा अरसा है। बिल्कुल। वहां राष्ट्रपति जॉन महामा से मुलाकात हुई। बातचीत का फोकस था व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य भी। इसमें वो एक वैक्सीन हब बनाने का आइडिया भी शामिल था। और उन्हें वहां का एक बड़ा सम्मान भी मिला, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। हाँ, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। देखिए, 30 साल बाद दोबारा जुड़ना, ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं लगती। ये भारत की जो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने की रणनीति है ना, उसका हिस्सा लगता है, एक सक्रिय कदम। सही बात है। अच्छा, घाना के फौरन बाद 3-4 जुलाई प्रधानमंत्री पहुंचे त्रिनिदाद और टोबैगो। ये तो और भी ऐतिहासिक था। पहली बार। हाँ, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा थी। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से मिले, संसद को भी संबोधित किया। और वहां भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। जी, हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वहां रिएक्शन थोड़ा मिला जुला था। मतलब प्रवासी भारतीयों ने तो जबरदस्त स्वागत किया, पर मानवाधिकारों को लेकर कुछ सवाल, कुछ आलोचना भी हुई। ये एक नाजुक स्थिति होती है अक्सर ऐसी यात्राओं में। एक तरफ प्रवासी समुदाय से जुड़ाव और उनका उत्साह होता है, हाँ। और दूसरी तरफ कुछ व्यापक चिंताएं या राजनीतिक मुद्दे होते हैं। तो इनके बीच संतुलन बनाना कूटनीति के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। और क्योंकि पहली यात्रा थी तो शायद ध्यान भी ज्यादा गया इस पर। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद 4-5 जुलाई अर्जेंटीना, राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात। यहाँ एजेंडा काफी फैला हुआ था। व्यापार, ऊर्जा, तेल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी दोनों, निवेश, रक्षा, कृषि, माइनिंग टेक्नोलॉजी, काफी कुछ कवर किया। हाँ, और ये भी एक माइलस्टोन था। लगभग 60 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्टैंड अलोन यात्रा थी अर्जेंटीना की। 60 साल, ये बड़ी बात है। ये दिखाता है कि भारत अब बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अलावा सीधे द्विपक्षीय रिश्तों पर कितना जोर दे रहा है। सही। और अर्जेंटीना के साथ ऊर्जा, खनन जैसे क्षेत्रों पर फोकस, ये शायद वहां की आर्थिक स्थिति और भारत की अपनी बढ़ती जरूरतों दोनों से जुड़ा हुआ लगता है। फिर आया ब्राजील, 5 से 8 जुलाई। यहाँ 2 मुख्य बातें हुई। एक तो रियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। हाँ, ब्रिक्स। और दूसरा, ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई। ये प्रधानमंत्री की ब्राजील की चौथी यात्रा थी वैसे। अच्छा, चौथी। जी। द्विपक्षीय बातचीत में कई चीजें थीं। वैश्विक व्यवस्था, AI रेगुलेशन पर बात हुई, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, रक्षा सौदे भी जैसे आकाश मिसाइल, और हाँ, बहुपक्षवाद। ये दिलचस्प है। मतलब ब्रिक्स जैसे एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच पर भी सक्रियता, और साथ ही ब्राजील के साथ सीधे द्विपक्षीय संबंधों को भी गहरा करना। हाँ, दोनों साथ साथ। ब्राजील वैसे भी दक्षिण अमेरिका में और ग्लोबल साउथ में भारत का एक अहम पार्टनर है, और AI रेगुलेशन, रक्षा बिक्री जैसे मुद्दे यह गहरे रणनीतिक सहयोग की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। और फिर इस दौरे का आखिरी पड़ाव नामीबिया, 8-9 जुलाई। ये यात्रा भी करीब 30 साल में पहली थी, और कुल मिलाकर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सिर्फ तीसरी ही। ओके। हाँ, यहां भी संसद को संबोधित किया, और बातचीत का मुख्य फोकस रहा खनन, हीरे, क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज, यूरेनियम सहयोग और रिन्यूएबल एनर्जी। ये तो सीधे सीधे भारत की संसाधन कूटनीति यानी रिसोर्स डिप्लोमेसी से जुड़ता है। हीरे, यूरेनियम, दूसरे अहम खनिज, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो नामीबिया का दौरा इस पूरी यात्रा के एक बड़े लक्ष्य यानी महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना को साफ तौर पर दिखाता है। तो कुल मिला के देखें, 8 दिन, 5 देश, 2 महाद्वीप, कई मुलाकातें, दशकों बाद, इस सब का निचोड़ क्या है? ये एक दशक में सबसे लंबी विदेश यात्रा क्यों रही? देखिए, सार यही लगता है कि ये दौरा एक साथ कई लक्ष्यों को साध रहा था। एक तो ग्लोबल साउथ में भारत का प्रभाव बढ़ाना, अपनी लीडरशिप दिखाना। दूसरा, दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। तीसरा,
भविष्य के लिए जरूरी खनिज और ऊर्जा संसाधन सुरक्षित करना, और चौथा, इन ऐतिहासिक यात्राओं के जरिए द्विपक्षीय रिश्तों को ताज़ा करना और साथ ही ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों के साथ संतुलन बनाना। ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत सक्रिय और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी दौर दिखाता है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये एक तेज रफ्तार रणनीतिक रूप से बहुत अहम दौरा था। मकसद था ग्लोबल साउथ में भारत की स्थिति मजबूत करना, संसाधन जुटाना और कई ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाना या उन्हें ताज़ा करना। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। कि सिर्फ संसाधन और राजनीतिक प्रभाव से हटकर अगर सोचें, जब कोई बड़ा वैश्विक नेता ऐसे देशों का दौरा करता है जहां अक्सर कम जाया जाता है, और वो भी इतने ऐतिहासिक गैप के बाद, तो इसका उन देशों के साथ भारत के जो लंबे समय के सांस्कृतिक या सॉफ्ट पावर वाले रिश्ते हैं, उन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या ऐसी यात्राएं सिर्फ समझौतों से आगे बढ़कर कुछ गहरे संबंध भी बनाती हैं? इस पर सोचा जा सकता है।